दोस्तों, कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जिन्हें कितनी भी बार देखा जाए लेकिन उन्हें बार बार देखने का मन करता है। आज कुछ ऐसे ही हॉरर और सस्पेंस की मूवी हम आपके सामने लाए हैं। कैसे एक पिचासनी को शांत करने के लिए उसकी हवस की भूख को मिटाना होगा। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में निरंजन नाम के एक लड़के को उसके चाचा एक कहानी सुना रहे होते हैं। करीब 150 साल पहले एक पद्मिनी नाम की लड़की होती है जो बहुत ही खूबसूरत थी। पद्मिनी एक लड़के से प्यार करती थी जिसको तंत्र मंत्र और बहुत सारी शक्तियों का ज्ञान था। वह हर एक काम में निपुण था, इसलिए पद्मिनी उससे बहुत ही प्रभावित थी। और दूसरी तरफ एक रामेश्वर नाम का आदमी होता है जो पद्मिनी से प्यार करता था। जब रामेश्वर को पता चला कि पद्मिनी किसी और से प्यार करती है तो वह इस रिश्ते को खत्म करने की साजिश करने लगा। एक दिन जब पद्मिनी अपने प्रेमी से मिलने के लिए जाती है तो रामेश्वर उसे पकड़ लेता है और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन जब पद्मिनी राजी नहीं होती है तो वह पद्मिनी को गला दबाकर उसे मार डालता है। कुछ दिन के बाद पद्मिनी की आत्मा पूरे गांव में घूमने लगती है। वह गांव के कई लड़कों को अपने प्यार की जाल में फंसाकर उन्हें मार डालती है। और यह सब देखकर पद्मिनी के प्रेमी को बहुत ही गुस्सा आता है। वह अपने तंत्र मंत्र के विद्या का प्रयोग करके पद्मिनी को एक मूर्ति में कैद कर देता है। उसके पास एक खास अंगूठी होती है जिसकी वजह से पद्मिनी की आत्मा काबू में आ गई थी और वह उस मूर्ति को एक हवेली में कैद कर दिया और इस मूर्ति को किसी को छूने से मना कर दिया। कुछ दिन के बाद जब निरंजन अपनी माँ से पद्मिनी के बारे में पूछता है तो पद्मिनी का नाम सुनते ही उसकी माँ पहले घबरा जाती है। उसकी माँ निरंजन को बताती है कि पद्मिनी बहुत ही खतरनाक चुड़ैल है। इस गांव में उसका नाम लेने से लोग डरते हैं। इतना कहते ही उस घर की लाइट चली जाती है और निरंजन रहस्यमयी तरीके से कहीं गायब हो जाता है। निरंजन की माँ उसे चारों तरफ ढूंढती है लेकिन निरंजन कहीं नहीं मिलता है और सीन वहीं पर कट हो जाता है। तभी हमें निरंजन को दिखाया जाता है और उसकी आंख इसी सपने को देखकर खुलती है। निरंजन अक्सर रात को यही सपना देखता है जो बिल्कुल सच होती है। निरंजन एक आईटी कंपनी में काम करता है। एक दिन निरंजन अपने दोस्तों से मिलने के लिए कैफे में जाता है जहाँ पर निरंजन के सारे दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। उनमें से एक लड़की भी थी जिसका नाम साक्षी होता है। दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। साक्षी भी निरंजन के साथ उसी आईटी कंपनी में काम करती है। एक दिन जब निरंजन अपने ऑफिस में बैठकर कुछ काम कर रहा था तभी एक लड़की आकर उससे बताती है कि उसे बॉस बुला रहे हैं। इतना सुनते ही निरंजन अपने बॉस से मिलने के लिए चला जाता है। उसका बॉस उसे एक प्रोजेक्ट के बारे में बताता है और उस प्रोजेक्ट को सबके सामने प्रेजेंट करने का जिम्मा वह निरंजन को देता है। निरंजन भी इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ही एक्साइटेड होता है। वह उस प्रोजेक्ट पर अपने टीम के साथ काम करने लगता है। वह इसमें इतना बिजी हो जाता है कि वह साक्षी पर ध्यान ही नहीं दे पाता। एक दिन जब निरंजन ऑफिस जाने के लिए नहा रहा होता है तभी अचानक से उसके कानों में उसकी माँ की आवाज आने लगती है जिससे वह बहुत ही घबरा जाता है। ऐसी आवाज उसे अक्सर सुनाई देती रहती है। आखिरकार वह दिन भी आ जाता है जब निरंजन उस प्रोजेक्ट को सबके सामने प्रेजेंट करने वाला होता है। जब वो ऑफिस में सबके सामने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर रहा होता है तभी उसके कानों में उसकी माँ की आवाज आने लगती है जिससे वह बहुत ही घबरा जाता है और अपने आप को शांत करने के लिए कुछ देर के लिए वहाँ से चला जाता है। निरंजन को वहाँ से चले जाने के बाद साक्षी उस प्रोजेक्ट को काफी अच्छी तरीके से संभालती है जिसे देखकर ऑफिस में बैठे सभी लोग साक्षी से खुश हो जाते हैं। जब निरंजन आकर देखता है कि उसकी प्रोजेक्ट साक्षी ने प्रेजेंट कर दिया है तो निरंजन वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम निरंजन की हवेली को देखते हैं जिसमें दो चोर चोरी करने के लिए आते हैं। चोरी करते करते वह उसी कमरे में चले जाते हैं जिसमें मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति एक कपड़े में लपेट कर रखी हुई थी जिसे देखकर चोर सोचते हैं कि वह कोई सोने की चीज है। जब वह दोनों कपड़े को मूर्ति से हटाते हैं तो बाहर बादल छा जाते हैं और बाहर बिजलियां कड़कने लगती हैं। चोरों को लगता है कि यह मूर्ति बहुत ही कीमती है, इसीलिए वह मूर्ति को लेकर जाने लगते हैं। तभी उन्हें कुछ आवाज आने लगती है। जब वह खिड़की से देखते हैं तो उन्हें एक आदमी और एक औरत दिखाई देती हैं जो दोनों मिलने के लिए तालाब के किनारे आए थे। तभी उसकी औरत मिलते समय एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है और उस आदमी को तालाब में डुबाकर मार देती है। ये देखकर चोर के हाथों से मूर्ति पानी में गिर जाती है और वह दोनों वहाँ से डरकर भागने लगते हैं। अगली सुबह जब एक आदमी निरंजन की हवेली में नारियल तोड़ने के लिए आता है तभी उसे उस तालाब में एक लाश दिखती है जिससे वह बहुत ही घबरा जाता है और पुलिस को कॉल कर देता है। उसी गांव में एक निरंजन का दोस्त रहता है जिसका नाम धीरज होता है। जब पुलिस गांव वाले से उस हवेली के बारे में पूछती है तो धीरज बोलता है कि यह हवेली मेरे दोस्त निरंजन की है जो एक आईटी सेक्टर में काम करता है।
पुलिस निरंजन को गांव बुलाने के लिए कहता है। जब धीरज सारी बात निरंजन को बताता है तो निरंजन गांव आने के लिए मान जाता है, लेकिन जब से उसके हाथ से प्रोजेक्ट चली गई है उसके बाद से वह काफी परेशान रहता है और साक्षी से बात भी नहीं करता है। एक दिन जब निरंजन छुट्टी मांगने के लिए अपने ऑफिस में अपने बॉस के पास जाता है तो बॉस उसे छुट्टी देने से मना कर देते हैं। तब निरंजन अपने बॉस से कहता है कि अगर वह उसे छुट्टी नहीं देगा तो वह नौकरी छोड़कर चला जाएगा। इतना कहकर वह ऑफिस से निकल जाता है। निरंजन का यह रवैया देखकर ऑफिस के सभी लोग हैरान थे। निरंजन अपने कार में बैठकर अपने गांव की तरफ निकल पड़ता है और साक्षी उसे बार बार कॉल करती है, लेकिन वह साक्षी का फोन नहीं उठाता है। गांव पहुंचने के बाद निरंजन अपने दोस्त धीरज से मिलता है। धीरज उसे सारी बात बता देता है। उसी रात जब निरंजन सोने के लिए जाता है तो उसे सपने में पद्मिनी दिखती है जो निरंजन को अपने करीब ला रही थी। तभी उसकी अचानक से नींद खुल जाती है और जब सुबह वह नहाने के लिए अपने तालाब में जाता है तो उसके पैरों से कुछ टकरा जाता है। जब वह उस चीज को उठाता है तो देखता है कि वह एक मूर्ति है। जब यह सारी बात निरंजन अपने चाचा को बताता है और मूर्ति देखने के बाद उसके चाचा घबरा जाते हैं और वह बोलते हैं कि पद्मिनी अब आज़ाद हो चुकी है। निरंजन अपने चाचा से पूछता है कि पद्मिनी को फिर से इस मूर्ति में कैसे कैद किया जाए। उसके चाचा निरंजन को एक अंगूठी देते हैं और बोलते हैं कि यह अंगूठी पद्मिनी को तब पहनाना होगा जब वह बहुत गुस्से में हो या फिर जब वह कामुक अवस्था में हो। निरंजन वह अंगूठी लेकर अपने घर चला आता है। तभी उसे घर में किसी की होने की एहसास होता है। निरंजन समझ जाता है कि यह पद्मिनी होगी। जब निरंजन पद्मिनी को उसके सामने आने के लिए कहता है तो पद्मिनी उसके सामने आ जाती है जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। पद्मिनी को देखकर निरंजन मोहित हो जाता है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। पद्मिनी निरंजन से कहती है कि मैं जिस लड़के के साथ संबंध बनाती हूँ उसे जान से मार देती हूँ। तब निरंजन पद्मिनी से कहता है कि क्या तुम मुझे भी मार दोगी। तो पद्मिनी कहती है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी क्योंकि तुम मुझे पसंद आ गए हो। अब दोनों साथ साथ घूमने लगते हैं। दोनों का रिश्ता काफी अच्छा हो गया था। जब वे दोनों बाहर से घूम कर आते हैं तभी उनके दरवाजे पर धीरज खड़ा था। जब धीरज उस लड़की के बारे में पूछता है तो निरंजन पद्मिनी के बारे में सारी बातें बता देता है, जिसे सुनकर धीरज बहुत ही डर जाता है और उसे लड़की से दूर रहने के बारे में सलाह देता है, जिसे सुनकर पद्मिनी बहुत ही गुस्सा होती है और वह अपने रूम में चली जाती है। पद्मिनी का गुस्सा देखकर निरंजन पद्मिनी को अंगूठी पहनाने की ठान लेता है। तभी पद्मिनी शांत होकर रूम से बाहर आती है और निरंजन पर गुस्सा होने के लिए उससे माफी भी मांगती है और निरंजन से कहती है कि उसके रिश्ते के बारे में गांव वालों को न बताए। उसी रात जब दोनों आपस में संबंध बना रहे थे तभी निरंजन पद्मिनी को अंगूठी पहना देता है, जिससे उसके शरीर में कुछ बदलाव होने लगता है और उसकी सारी शक्ति कमजोर पड़ जाती है। तभी उसका चाचा वहां पर आकर पद्मिनी को उस मूर्ति में बंद करने के लिए तंत्र मंत्र की विद्या पढ़ने लगता है। तभी हमें उन दोनों चोरों को दिखाया जाता है जो मूर्ति लेने के लिए उस हवेली में आ रहे थे। हवेली में आने के बाद दोनों चोर देखते हैं कि उस हवेली में पूजा का कोई कार्यक्रम चल रहा है। जब निरंजन पद्मिनी को लेकर पूजा स्थल पे लाने की कोशिश करता है तभी दोनों चोर उस मूर्ति को लेकर भाग जाते हैं। मूर्ति गायब देख निरंजन के चाचा बहुत ही घबरा जाते हैं। यह सब देखकर पद्मिनी हंसने लगती है और उसे वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है और थोड़ी ही देर में वह वहाँ से गायब हो जाती है। इधर दोनों चोर मूर्ति लेकर भागते भागते सड़क पर आ जाते हैं। तभी उन्हें पुलिस की गाड़ी दिखती है और जब पुलिस उन दोनों के बारे में पूछता है कि पास में ही पूजा हो रहा है और हम दोनों वहीं से आ रहे हैं, पुलिस वाले को उन दोनों पर शक होता है और जहां पूजा हो रही होती है वहां पर ले जाने के लिए कहता है। जब पुलिस उन दोनों चोरों के साथ उस हवेली की तरफ निकलती है तभी उन्हें एक सफेद साड़ी में एक औरत दिखती है। वह भी उस हवेली की तरफ जाने की बात करती है। तभी पुलिस वाला उसे भी गाड़ी में बैठा लेता है। उस औरत के हाथ में वही अंगूठी होती है जो निरंजन ने पहनाया था। इससे यह पता चलता है कि यह औरत कोई और नहीं बल्कि पद्मिनी है। पद्मिनी एक चोर को लालच देती है उसकी अंगूठी निकालने के लिए और वह चोर लालच में आकर उसकी अंगूठी निकाल देता है, जिससे कि उसकी सारी शक्ति वापस आ जाती है। जब सारे लोग हवेली पर पहुंचते हैं तभी पद्मिनी वहां से गायब हो जाती है और सभी लोग उस हवेली में आ जाते हैं और पुलिस वाले निरंजन के चाचा से पूछते हैं कि यह क्या हो रहा है। तभी निरंजन पुलिस वाले को सारी बात बताता है। जब सारी बात दोनों चोर भी सुनते हैं तो वह घबरा जाते हैं और वे दोनों चोर मूर्ति को वापस कर देते हैं। मूर्ति देते समय उसकी अंगूठी भी गिर जाती है, जिसे देखकर निरंजन के चाचा कहते हैं कि अब पद्मिनी पूरी तरह से आजाद हो चुकी है और वह किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अगर उससे बचना है तो इस अंगूठी को उसे फिर से पहनाना होगा। तभी वहां पर पद्मिनी आ जाती है और सभी लोगों को मारने लगती है। उसके पास बहुत ही शक्ति थी। वह एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पर पहुंच जाती थी। पुलिस वाला सभी को एक कमरे में बंद करके वह पद्मिनी को ढूंढने लगता है, लेकिन पद्मिनी उल्टा उस पर वार कर देती है। पद्मिनी जब गला दबाकर पुलिस वाले को मार रही थी तभी निरंजन उसे अंगूठी पहना देता है, जिससे पद्मिनी की सारी शक्ति फिर से खत्म हो जाती है
और निरंजन के चाचा काफी तंत्र मंत्र पढ़ने के बाद पद्मिनी को पुनः उस मूर्ति में कैद कर देते हैं। और जब सुबह निरंजन अपने घर का दरवाजा बंद करके अपनी गाड़ी लेकर शहर के लिए निकलता है, तभी उसके गाड़ी में पद्मिनी दिखती है और यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।